हेलो। हाँ जी भाई, सभी हमारे प्यारे जवानों को जय हिंद। कैसे हो मेरे नौसेना के बहादुर जवानों? हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी मेरे जवान जिसका संघर्ष रात और दिन जारी है। जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। मेहनत करो मेरे प्यारे भाई, क्योंकि मेहनत ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो मेरे प्यारे भाई आपको सिलेक्ट करवा सकता है, आने वाले आपके भविष्य को सुनहरा बना सकता है। इसलिए उठो, जागो मेरे जवानों, और तब तक मत रुको भाई जब तक आप उस शिखर तक नहीं पहुंच जाते जिसका इंतजार आप, हम और आपके माता पिता बेसब्री से कर रहे हैं। उस फाइनल लिस्ट में आपका मेरे प्यारे भाई नंबर आना। उस दिन को याद करो कि जिस दिन मैं उस मेरिट लिस्ट में अपना रोल नंबर देखूंगा, सबसे पहले अपनी माँ को बताऊंगा, अपने पिताजी को बताऊंगा, अपने भाई को बताऊंगा, अपनी बहन को बताऊंगा, अपने गुरुओं को बताऊंगा। कितनी खुशी होगी मेरे प्यारे भाई। इसलिए दबा के मेहनत करो, रात और दिन एक कर दो मेरे प्यारे भाई, क्योंकि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है मेरे प्यारे भाई। तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। बहुत ही शानदार बेहतरीन आपका पेपर है वो होने वाला है। और देखिए, आप सभी के लिए जो मॉडल टेस्ट पेपर की बुक हमने लॉन्च की थी भाई, ये फ्लिपकार्ट पे अब ये ट्रेंडिंग के अंदर भी आ चुकी है। अगर आप सर्च करोगे तो आराम से आपको ये दिखाई देगी, आर्मी स्टडी नेवी बुक के नाम से। ठीक है भाई। चलिए, किसी भाई ने अगर ऑर्डर नहीं किया है तो समय रहते ऑर्डर है वो आपको करना है। चलिए आ जाओ, हम अपने पेपर पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई। वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष आपको बताना है, यानी एडमिरल कौन है अभी वर्तमान में हमारी नौसेना के। बताइए, नौसेना का मुख्य कार्य क्या होता है? हमारी देश की जो समुद्री सीमाएं हैं ना मेरे प्यारे भाई, उनकी रक्षा करना। दुश्मन देश हमारी समुद्री सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकता मेरे प्यारे भाई। 1971 के युद्ध को याद करो। पाकिस्तान वालों ने पीएनएस गाजी अपना जहाज भेजा था हमारे आईएनएस विक्रांत को तबाह करने के लिए, लेकिन ध्यान रखना, हमने मेरे प्यारे भाई उन्हीं के विमान को डुबो दिया था। और हमारा जो 1971 में जो जहाज था जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी वो आईएनएस विक्रांत था। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम के अंदर आता है। तो देखिए, भारतीय नौसेना के जो वर्तमान में आपके एडमिरल है बाबू भैया, वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। और इनका जो स्थान है कर्म से, वो है मेरे प्यारे भाई 26वां स्थान। आप लोग मुझे बताएंगे भारत के पहले एडमिरल है वो कौन थे? सभी प्यारे भाई बताओ, भारत के पहले एडमिरल कौन थे? सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान है वो बताएंगे। भारत के भारत के पहले एडमिरल आप सभी जवानों को बताना है। कौन थे मेरे प्यारे भाई? आप कहोगे सर रामदास कटारी। बहुत बढ़िया, एडमिरल रामदास कटारी आप सभी जवानों को याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री है ये भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री है ये भारत आया था? ये आप सभी को बताना है। सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान हैं वो बताएंगे भाई। इसके अलावा देखो, जैसे अगर हम बात करें, हवेन सोंग का नाम सुना होगा। ये भी एक चीनी बौद्ध यात्री था मेरे प्यारे भाई, हवेन सोंग। हवेन सोंग ये किसके शासनकाल में भारत आया भाई? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आप सभी को ध्यान रखना है। ओके। इब्न बतूता को आप सभी प्यारे जवान जानते होंगे भाई, मोरक्को का निवासी था। रिहल्ला पुस्तक लिखी थी इसने। ये मोहम्मद
बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल बादशाह भी कहा जाता है, याद रखना है। ओके, चलिए, तो ये किसके काल में आया भाई? ये आया पाहियान के कार्यकाल में। ऑप्शन बी बताया आप सभी ने। वेल डन माय डियर नेवी लवर, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी हमारे जितने जवान बता रहे हैं सही बता रहे हैं, शाबाश। एक बार सेशन को सभी जवान लाइक और शेयर करेंगे भाई, दबा के लाइक और शेयर करो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सबसे बड़े क्षेत्र में फैली है और उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की मिट्टी सबसे बड़े क्षेत्र में फैली है और वो उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? तो वो कौन सी है मेरे प्यारे जवान? वो है जलोढ़ मिट्टी। देखो, जलोढ़ मिट्टी है ना, ये भारत की, ध्यान रखना, सबसे उपजाऊ मिट्टी है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है मेरे जवान? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। इस जलोढ़ मिट्टी के मेरे प्यारे भाई दो प्रकार है। इस जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार है बाबू भैया? इसके दो प्रकार है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? देखो, एक तो है मेरे प्यारे भाई, आपकी ध्यान रखना है, खादर। एक तो है खादर और दूसरी है भैया बांगर। ये जो खादर मिट्टी है मेरे प्यारे भाई, ये नई जलोढ़ मिट्टी है। ये जो आपकी खादर है, ये ध्यान रखना, सबसे उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है इसे। ये नई जलोढ़ मिट्टी है, नई जलोढ़ मिट्टी, और ये उपजाऊ होती है बहुत अच्छी। ये बांगर है ना, ये ध्यान रखना पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ये मेरे प्यारे भाई पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, आप सभी को याद रखना है, और ये कम उपजाऊ होती है। ओके, आप सभी प्यारे प्यारे जवानों को याद रखना है। चलिए, आप सभी के लिए मेरे प्यारे भाई मैं डेली ऐसा करूंगा कि मिट्टियों से संबंधित जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो भी मैं पेपर में ऐड कराना स्टार्ट कर दूंगा धीरे धीरे, ताकि मिट्टियों से जितने भी प्रश्न तैयार होते हैं वो सभी आपके एग्जाम से पहले बढ़िया उन पे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कौन सा शहर ऐतिहासिक रूप से अपने कपास उद्योग के कारण भारत का मैनचेस्टर है वो कहा जाता है? देखो, कपास भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है? गुजरात में होता है। कपास है, नमक है, मूंगफली है, इनका उत्पादन सबसे ज्यादा भाई गुजरात में होता है। और कपास गुजरात के अहमदाबाद में भाई मुख्य उद्योग का केंद्र है, इसलिए इसे कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर, या इसे भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। भारत का बोस्टन भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये गुजरात का मुख्य उद्योग केंद्र है भाई, जहां कपास का सबसे ज्यादा आपको उत्पादन है वो देखने को मिलता है। मुंबई को हम क्या कहते हैं? मुंबई को मेरे प्यारे भाई भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, याद रखना है। इसके अलावा मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है भाई। भारत की आर्थिक, क्योंकि बहुत सारी बैंकों का मुख्यालय मुंबई में है, इसलिए भारत की आर्थिक राजधानी भी मेरे प्यारे जवान मुंबई को कहा जाता है। इसके अलावा देखो, मुंबई के अंदर मेरे प्यारे भाई फिल्म उद्योग केंद्र है, तो इसलिए इसे कहा जाता है बॉलीवुड नगरी। भारत की मेरे प्यारे भाई बॉलीवुड नगरी या बॉलीवुड सिटी भी हम किसे कहते हैं बाबू भैया? मुंबई को कहते हैं। कोयम्बटूर को हम कहते हैं लल्ला दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। आप लोग मुझे बताओ, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है वो किसे कहते हैं? बताओ भाई। सूरत। देखिए, पिछले बार आपके नेवी के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है भैया, सूरत को डायमंड सिटी कहते हैं, ध्यान रखना। सूरत को कहते हैं लल्ला डायमंड सिटी, नेवी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो हम कानपुर को कहते हैं। नोट लगा के आप सभी जवान है वो लिख लेना भैया। उत्तर भारत का मैनचेस्टर है वो किसे कहते हैं लल्ला? कानपुर को कहते हैं। कानपुर यूपी, आप सभी को ध्यान रखना है। हाँ जी, आगे चलिए। नेक्स्ट है, सागौन और साल किस प्रकार के वन
सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वृक्ष है मेरे प्यारे भाई, और भारत में सबसे ज्यादा मेरे प्यारे भाई आपको ये देखने को मिलते हैं जहां बढ़िया बढ़िया वर्षा होती है। बताओ। हाँ जी। और सेशन को जितने भी अभी लगभग 1100 के आसपास बच्चे लाइव है, प्लीज सेशन को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों के बीच शेयर करें भाई। तो ये हैं आपके मेरे प्यारे भाई उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन यहां पर कौन सा ठीक होगा भाई? बी ऑप्शन है ये आपका यहां पर सही होगा, ऑप्शन बी। और भारत में सबसे ज्यादा यही वन है वो आपको देखने को मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है जी, ओडिसी नृत्य की विशेषता कौन सी है इनमें से बताओ? अरमंडी, अतिमंडला, त्रिभंग, सम स्थान। ओडिसी नृत्य, ओडिसी नृत्य भाई कहां का है? ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जल तत्व का प्रतीक है वो इसे माना जाता है भाई, जल तत्व का प्रतीक है वो इसे माना जाता है। और इसकी विशेषता है त्रिभंग मुद्रा। शरीर को 3 अलग अलग स्थानों से मेरे प्यारे भाई कलाकार द्वारा मोड़ा जाता है। जैसे मेरे प्यारे भाई नीचे पैरों से मुड़ गया, उसके बाद कमर से हो गया, और फिर यहां जैसे हाथ से हो गया। इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई जो स्थिति होती है वो त्रिभंग मुद्रा कहलाती है, और ये इसकी विशेषता है ओडिसी की। चलिए, ग्रुप कैप्टन इनमें से भाई कौन सा है जिन्होंने गगनयान मिशन के लिए चुने गए? एस्ट्रोनॉटस में एक है, और 1984 में राकेश शर्मा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की उड़ान के बाद स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। और इन्हें अभी हाल ही में मेरे प्यारे भाई जो 2026 में हमारा जो गणतंत्र दिवस था उस पर इन्हें ध्यान रखना अशोक चक्र है वो भी मिला मेरे प्यारे भाई। हाँ जी सर, हेल्प मी, आगे कमेंट करो, फिर बार बार एक ही मैसेज को ना भेजो यार, बाकी और बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा भाई, शुभांशु शुक्ला जी की बात हो रही है यहां। इन्हें ध्यान रखना 2026 में अशोक चक्र मिला मेरे प्यारे भाई, अशोक चक्र याद रखना है, अशोक चक्र। चलिए नेक्स्ट है, राउत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये कौन से राज्य में है बताओ? मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप लोग मुझे बताओ, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको बताना है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान है वो बताएंगे कौन सा है भाई। और राउत भाटा की हम बात करें तो ये राजस्थान के अंदर है मेरे प्यारे भाई, राउत भाटा। गुजरात में कौन सा है? काकरापारा, याद रखना है, काकरापारा। ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है। उत्तर प्रदेश में आपका नरोरा है मेरे प्यारे भाई, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां है? उत्तर प्रदेश में है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और आप सभी जवानों को पता होना चाहिए भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक है वो कौन है। अगर मैं एक प्रश्न और पूछूं आपसे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत में परमाणु ऊर्जा विज्ञान के जनक है ये कौन है भाई? सभी प्यारे बच्चे बताएंगे मुझे। यहां पर आप लोगों ने ठीक बताया है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है आपका तारापुर। ये कहां है भैया? महाराष्ट्र में है। ये जो तारापुर है आपका किधर हो जाएगा? ये महाराष्ट्र में है, याद रखना है। परमाणु ऊर्जा विज्ञान के जनक कौन है मेरे जवानों? एपीजे अब्दुल कलाम तो भारत में मिसाइल मैन के जनक है यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैंने ऐसे थोड़ी पूछा है भारत में मिसाइल मैन के जनक कौन है, मैंने आपसे पूछा है बाबू भैया, भारत में परमाणु ऊर्जा विज्ञान के जनक है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। कौन है?
डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, याद रखना है। आप लोग जो एपीजे अब्दुल कलाम बता रहे हैं ना, वो भारत में मिसाइल मैन के जनक है। ठीक है, आप लोग लिख लेना साइड में। आगे चलिए, नेक्स्ट है जी, चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में कश्मीर में आयोजित की गई, बताओ। चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में कश्मीर में आयोजित की गई? अशोक, कालाशोक, मेनांडर या कनिष्क, बताओ मुझे। चौथी बौद्ध संगीति आप सभी को बताना है, चौथी। तो ये कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था और ये कनिष्क के काल में मेरे प्यारे भाई आयोजित हुई थी। ऑप्शन यहां पर डी आपका बिल्कुल सही होगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखो भाई, बौद्ध धर्म की ये 4 संगीतियां हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहली जो बौद्ध संगीति है ये 483 ईसा पूर्व में हुई। कहां हुई जी? राजगृह में। किसके शासनकाल में हुई? अजात शत्रु के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। दूसरी जो आपकी बौद्ध संगीति है ये 383 ईसा पूर्व में हुई। कहां हुई? वैशाली में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के। अध्यक्ष कौन था भाई? सबा कमीर। और तीसरी जो आपकी बौद्ध संगीति है ये 251 ईस्वा पूर्व में हुई। कहां पर हुई जी? पाटलिपुत्र। किसके काल में हुई? अशोक के काल में। अध्यक्ष कौन है? मोकली पुत्र तिश, याद रखना है। चौथी जो आपकी बौद्ध संगीति है ये प्रथम शताब्दी में हुई। कुंडलवन, कुंडलवन कहां है? ये कश्मीर में है भाई। बाकी देखो ऊपर वाली 3 जो संगीतियां हैं ये बिहार में है और कुंडलवन कश्मीर में है। कनिष्क के शासनकाल में हुई। अध्यक्ष था आपका वसुमित्र। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एग्जाम के अंदर प्रश्न है वो आ जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी जवान, ठीक है। चलिए सर, आपका नाम क्या है, आप कहां से हो? अरे भाई, कोई टपकाने का प्लान है क्या आपका? हाँ, आप पढ़ाई करो यार, आपको बस समय पे क्लास मिल रही है, आराम से अच्छे से पढ़ाई करो। आ जाओ भाई। कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं, और ये एक जवारीय बंदरगाह है, समुद्री बंदरगाह भी है। कौन से राज्य में है बताओ मुझे? कांडला बंदरगाह कहां हो जाएगा? कांडला बंदरगाह सर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में। मुंबई में देखो आपका नहावा शेवा है। इसके अलावा इधर महाराष्ट्र में आपका मुंबई बंदरगाह हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। बंदरगाह सारे याद कर लेना। गोवा में है मारमा गोवा। ये मारमा गोवा काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि लोहे अयस्क का जो निर्यात है ना वो सबसे ज्यादा मारमा गोवा से होता है। उसके बाद पारादीप और हल्दिया से होता है, याद रखना। कर्नाटक में आपका न्यू मंगलोर बंदरगाह हो जाएगा। न्यू मंगलोर बंदरगाह, ये किधर होगा आपका? कर्नाटक में। चलिए, लोथल का सिंधु घाटी स्थल जो अपने डॉकयार्ड के लिए जाना जाता है, ये कौन से राज्य में है? लोथल बाबू भैया कहां है? ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल याद कर लेना, यहां से प्रश्न जरूर आता है। हाँ जी, देखो लोथल की हम बात करें तो लोथल है, ये भोगवा नदी के किनारे है और ये गुजरात में है। कहां है जी? गुजरात में है। जैसे राजस्थान में कालीबंगा है, पंजाब में रोपड़ है, हरियाणा में राखीगढ़ी बनावली सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है उनसे जुड़ी हुई जानकारियां आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए, गोदावरी नदी जो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, ये कौन से राज्य से निकलती है? त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र से मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। गोदावरी नदी जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। और अगर प्रश्न आ गया कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी आपका आंसर होना चाहिए। अफवाह तंत्र नदियों से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है हार्नबिल फेस्टिवल, जिसे भारत में त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, कौन से राज्य में है? हार्नबिल। देखो इसका जो आयोजन है, इसका जो मेरे प्यारे भाई आयोजन है, ये 1 से 10 दिसंबर के बीच होता है। ओके, ये नागालैंड में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आपके नेवी के पिछले बार एग्जाम में प्रश्न आया था कि जो 100 ढोल या डरम वाला जो त्योहार है, ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये वांगला है, ध्यान रखना। और इसका आयोजन होता है मेघालय में। कहां होता है सर? मेघालय में इसका आयोजन होता है,
ये प्रश्न भी आपके नेवी के एग्जाम में आया हुआ है क्योंकि ये इसका उपनाम है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत के अंतिम वाइसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ब्रिटिश भारत के अंतिम वाइसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल है वो कौन थे? सभी हमारे जवान बताएंगे। हाँ जी, तो ये है हमारे लॉर्ड माउंटबेटन मेरे प्यारे जवान, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन यहां सी आपका राइट होगा। लॉर्ड कैनिंग है, ये 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा भारत के पहले वाइसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही बने थे, आप सभी को याद होना चाहिए। भारत में प्रथम पुरुष महिला, इनको याद करना है भाई। नेक्स्ट है सेबी। सेबी का पूरा नाम बताओ भाई। वर्तमान में अध्यक्ष की अगर हम बात करें सेबी की, वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है तुहिन कांत पांडे। कौन है जी? तुहिन कांत पांडे, याद रखना है, तुहिन कांत पांडे। और इसका पूरा नाम होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। फुल फॉर्म से भी प्रश्न है वो आता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? बताओ, इंदिरा पॉइंट आपको बताना है कहां है, बताएंगे। भारत के सामान्य परिचय से संबंधित ये प्रश्न है। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि सर उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, और दक्षिणी आपका हो गया इंदिरा पॉइंट है। पूर्वी की बिथु अरुणाचल प्रदेश में है, पश्चिमी सरक्रिक गुजरात में है। तो ये आपका ग्रेट निकोबार द्वीप में है। ऑप्शन यहां पर सी है वो आपका परफेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन सी, वेल डन, आप सभी जवानों ने सही बताया है, शाबाश। पोलैंड की राजधानी बताओ मुझे फटाफट। वार्सा, रोटरडेम, डबलिन या कराची? पोलैंड की आप लोग बताओ राजधानी। तब तक मैं आपको यहां की मुद्रा बताता हूं और यहां की भाषा बता देता हूं। देखो, जितने भी देश हैं उनकी राजधानी, मुद्रा, भाषा याद कर लेना भाई। यहां की मुद्रा है पोलिश जलोटी, पोलिश जलोटी। और भाषा यहां की कौन सी है भैया? भाषा है आपकी, ध्यान रखना है, वो है केवल पोलिश। ये यहां की भाषा हो जाएगी। चलो, राजधानी है वॉर्सा। वॉर्सा, ऑप्शन यहां पर ए आपका राइट होगा। ऑप्शन ए बताया आप सभी ने, उनका ठीक है। चलिए, भारत के अलावा और किस देश में तमिल भाषा बोली जाती है? देखो, तमिल हमारे भारत में कहां बोली जाती है? भारत में मेरे प्यारे भाई ये बोली जाती है तमिलनाडु में। भारत में कहां बोली जाती है लल्ला? भारत में तमिलनाडु में बोली जाती है, ठीक है। और भारत के अलावा ये श्रीलंका में भी बोली जाती है, श्रीलंका में। अफगानिस्तान की देखो भाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है, दारी और पश्तो। यहां की जो भाषा है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। चीन की तो आपको पता ही है। तो अफगानिस्तान की लिखेंगे भाई दारी और पश्तो, दारी और मेरे प्यारे भाई पश्तो, याद रखना है। ओके, चीन में कौन सी है सर? रेनमिनबी? नहीं नहीं, वो तो मुद्रा हो गई, सॉरी, मंदारिन। मंदारिन सबसे ज्यादा बोली जाती है इधर चीन में, मंदारिन। और म्यांमार की भाषा है बर्मा, बर्मी, ये यहां की भाषा हो जाएगी। चलिए, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, पीपल के पत्ते के सम्मान इसका डिजाइन है मेरे प्यारे भाई। भारत रत्न की शुरुआत होती है भाई देखो 1954 में। सबसे पहले 3 व्यक्तियों को मिला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। पिछले बार आपके नेवी के एग्जाम में प्रश्न आया था कि भारत रत्न किसकी याद में दिया जाता है? तो कुछ बच्चे करके आए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कुछ करके आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं, ये किसी की भी याद में नहीं दिया जाता है, इस बात का याद रखना है। जैसे नोबेल पुरस्कार तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में मिलता है। रमन मैग्सेसे अवार्ड, रमन मैग्सेसे वो आपके फिलीपींस के तीसरे प्रेसिडेंट थे, रमन मैग्सेसे, उनकी याद में दिया जाता है। लेकिन भारत रत्न किसी की याद में नहीं दिया जाता, याद रखना है। 1954 में ये शुरू हुआ था। इसका डिजाइन है पीपल के पत्ते के समान। भारत रत्न का जो डिजाइन है ना भाई, वो कैसा है? वो है आपके पीपल के पत्ते के समान, पीपल के
पीपल के पत्ते के सम्मान मेरे प्यारे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक है वो किसने लिखी भाई? इसका हिंदी में नाम होता है सत्य के लिए मेरा प्रयोग। हिंदी में इसका नाम होता है सत्य के लिए मेरा प्रयोग। तो ये पुस्तक लिखी किसने? महात्मा गांधी जी ने, याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस की है मेरे प्यारे भाई द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। भारत की खोज याद रखना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी पुस्तक है भारत विभाजन। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना की परमाणु संचालित पनडुब्बी है? परमाणु संचालित पनडुब्बी इनमें से कौन सी है मेरे जवानों, बताओ। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय नौसेना की परमाणु संचालित जो पनडुब्बी है वो है आईएनएस चक्र। ऑप्शन यहां पर सी आपका बिल्कुल राइट होने वाला है भाई, याद रखना है। नेक्स्ट है, डबल फोल्ट शब्द का जो प्रयोग है वो कौन से खेल में होता है? वॉलीबॉल, टेनिस, स्नूकर या कबड्डी? डबल फोल्ट शब्द का प्रयोग किस में होता है बताएंगे सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान। तो डबल फोल्ट का होता है टेनिस में, याद रखना, टेनिस। इसके अलावा देखो आपके नेवी के एग्जाम में एक बार प्रश्न आया था कि लव शब्द का संबंध कौन से खेल से है? टेनिस में है। जब दो खिलाड़ियों का स्कोर जैसे 0-0 रहता है ना मेरे प्यारे भाई, तो उसे लव बोला जाता है। उसी प्रकार जैसे बराबर बराबर हो गया तो उसे ड्यूस बोला जाता है। तो ये भी टेनिस है या बैडमिंटन है, इनसे संबंधित है मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। नेक्स्ट है लीरा। लीरा तुर्की से पहले कहां की मुद्रा थी बताओ? अभी तुर्की की है लीरा, सभी जवान बताएंगे। लीरा तुर्की से पहले कहां की मुद्रा थी? सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान है वो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, बताओ भाई। ये भी नेवी के पेपर में आया हुआ है। तो ये इटली की थी, ध्यान रखना, इटली की। 2002 तक ये इटली की मुद्रा रही। उसके बाद इटली की नवीनतम मुद्रा आ गई यूरो। कौन सी आ गई सर? यूरो, याद रखना है आप सभी को। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट है 38वीं समानांतर रेखा है, ये किसको विभाजित करती है बताओ? किसको करती है मेरे प्यारे जवान? 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को करती है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा नामक झंडा गीत है वो किसने लिखा भाई? किसने लिखा? सभी हमारे प्यारे जवान बताएंगे किसने लिखा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह गीत किसने लिखा मेरे प्यारे भाई? तो यह गीत लिखा श्यामालाल गुप्त पार्षद ने लिखा। ऑप्शन सी बताया आप सभी ने, जिन्होंने बताया है सही बताया है। मोहम्मद इकबाल, देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल का है। सुभाष चंद्र बोस का है मेरे प्यारे भाई जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारे सुभाष चंद्र बोस के हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का है सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये मेरे प्यारे भाई नारायण का है। वचन नारों से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में भाई प्रश्न आता है, जैसे पीछे आया हुआ है वेदों की ओर लौटो, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। विदेशी कपड़ों का त्याग ही विदेशियों का नुकसान है, ये गांधी जी का है। भारत छोड़ो, ये खूब सारे नारे हैं वो पहले आ रखे हैं मेरे प्यारे भाई। आप लोग बताएंगे 25 में से जीके वाले सेक्शन में आपका स्कोर है वो कितना हुआ, सभी जवान बताएंगे। इसके अलावा जो नए जवान जिन्होंने कल का इवेंट नहीं देखा, जिसके पास ये आर्मी स्टडी की ब्रह्मास्त्र मॉडल टेस्ट पेपर अगर बुक आपने अभी फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ऑर्डर नहीं की है, बहुत सारे बच्चे हैं देखो जिनके पिन कोड पे डिलीवरी नहीं है, तो आप अमेजोन पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगी, वहां से कर लेना आप। ओके, और बाकी फ्लिपकार्ट पे मिले तो वहां से कर लेना।
इसके अंदर देखिए बहुत अच्छे से मेरे प्यारे भाई, आपके पास जब ये किताब पहुंचेगी ना, आपका दिल गदगद हो जाएगा। आप खुद यहाँ कमेंट करोगे कि सर मजा आ गया किताब लेके। इतना क्वालिटी कंटेंट, संपूर्ण सिलेबस को हमने यहाँ इन 25 पेपर के अंदर मेरे प्यारे भाई डिजाइन कर दिया है। बहुत बेहतरीन अंदाज में आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत हेल्पफुल होगी ये आपके एग्जाम के लिए। मात्र 170 रुपए के आसपास आपको मिलेगी ये। ओके। और अभी ये देखो बेस्ट सेलर मेरे प्यारे भाई, यानी अभी फ्लिपकार्ट पे एकदम तहलका मचा रखा है इस किताब ने मेरे प्यारे भाई। चलो आगे आप सभी पूरा आराम से टेस्ट लगाओ, अच्छे से अपना मूल्यांकन करो। जिस भाई ने ऑर्डर नहीं की है वो जल्दी कीजिए। अगर ऑर्डर करना ही है तो आप आज कल में ही करो, क्योंकि बाद में करोगे लेट आएगी, फिर एग्जाम आ जाएगा। तो जितना अगर आपको पढ़ना है, मन बना लिया कि हाँ सर मुझे लेना है किताब, पढ़ना है, तो जल्दी लीजिए। ठीक है भाई। चलो बाकी जिसको नहीं लगना कि यार मेरी तो तैयारी अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। आइए डीएस गुरु। जय हिंद, नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत। आर्मी स्टडी के इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। एमआर के जितने भी नौजवान हैं, एक बार जितने भी बंदे हैं, फटाफट से देखो पूरा पेपर आपको लगाना है, क्योंकि आपने अब तक 25 सवाल जीके के धुआंधार तरीके से उड़ाए हैं। और बिल्कुल दोस्तों, अभी आपको बीजू सर ने भी बताया था, और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो आपके मॉडल बुक जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है कल। और कल ही लगभग ये मान लो कि लगभग जो हमने जितनी बुक्स जितनी प्रोवाइड करवाई थी वो लगभग ऑर्डर लग चुकी है भाई। तो इससे ये तात्पर्य है कि एमआर के बंदे भी अब एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि एग्जाम मई के अंदर होगा और डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है। इसलिए दोस्तों, डेट का अनाउंसमेंट होने से पहले ही अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपन 13 सवाल साइंस के लगाते हैं। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर कि अल्फा किरणों की खोज किसने की थी? न्यूटन, रोमर, बैकुरल या रदरफोर्ड? अल्फा किरणों की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है जी। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं किरणों की खोजकर्ता की बात करूं तो देखिए, न्यूटन ने दोस्तों दृश्य प्रकाश किरणों की खोज की थी। दृश्य प्रकाश किरणों की खोज, विजिबल लाइट। रोमर दोस्तों प्रकाश की चाल इन्होंने सबसे पहले ज्ञात की थी, प्रकाश की चाल बताई थी। और बैकुरल रेडियो एक्टिवता के खोज करता है, रेडियो एक्टिवता के। और बचे कौन जी? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने दोस्तों अल्फा किरणों की खोज की थी। अल्फा और बीटा दोनों का ही रदरफोर्ड है। यहां तक कि नाइट्रोजन की खोज भी रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, और नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड के द्वारा ही की गई थी। चलिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, फिलोक्विनोन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल। बताओ विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? क्योंकि आप लोगों के बायोलॉजी में 2 चैप्टर है, पोषण और रोग वाला। और इसका मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। तो ये ए से, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये के। इस हिसाब से आप इसका रासायनिक नाम निकाल सकते हो। तो सी के सीध में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो ए से बनेगा एस्कॉर्बिक एसिड। सी वाला ऑप्शन एकदम राइट होगा जी, सी वाला। गुड, शाबाश। सर एमआर की बुक कहां मिलेगी? भाई फ्लिपकार्ट पे मिलेगी आपको। पूरा डिटेल से कल वीडियो में बताया भी था, है ना? देखा करो आप। कोई चीज है ना, आप ये मत सोचो कि हम बताते नहीं है, हर चीज आपको बताते हैं। बस उसको ध्यान से बढ़िया से आप देखो तो सही। और जो जितना आप लेट करेगा उतना भाई नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम डेट अगर मान लो मई की स्टार्टिंग में आ गई ना, तो फिर हम संभल नहीं पाएंगे। इसलिए अंतिम मौका है, उस तैयारी को और जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाओ। ये देखो सभी के नाम दे रखे हैं, ए का रेटिनॉल, बी का थाइमिन, सी का एस्कॉर्बिक, डी का कैल्सीफेरोल।
ई का टोकोफेरोल, के का फिलोक्विनोन और B12 का साइनोकोबाल्मिन होता है जी। चलिए, रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्बुमिन, ओसिन, हिस्टोन या प्रोलामिन? हमारे ब्लड में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? देखो मैं आपको ये बता दूं, एक आता ब्लड शुगर, रक्त शर्करा जिसको बोलते हैं। ब्लड शुगर दोस्तों ग्लूकोज को बोला जाता है। किसको बोलते हैं? ग्लूकोज, C6H12O6। ये होती है ब्लड शुगर या इसको रक्त शर्करा के नाम से हम जानते हैं। और ब्लड शुगर कौन सी है जी? तब तो आप ग्लूकोज बताओगे। और रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होगी? तो एल्बुमिन होगी। दोस्तों एल्बुमिन जो है ना अंडे में भी पाई जाती है। तो अंडे में और ब्लड में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? एल्बुमिन है। अब देखो ये मैंने लिख भी रखी है। एल्बुमिन अंडे और ब्लड में होती है। ओसिन आपके अस्थि या बोन हड्डियों में पाई जाती है। प्रोलामिन दाल में है। कैसिन दूध में है। मायोसिन मांसपेशियों में है। जाइंस मक्के में है और गोसिपिन कपास में है। तो ये आपको ध्यान रखना है जी। मेन कौन सी किसके अंदर पाई जाती है? बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर झटका लगना, ये गति के किस नियम पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर झटका लगना, देखा होगा जैसे ही फायर करते हैं ऐसे पीछे की तरफ जो झटका लगता है, जितनी स्पीड से गोली निकलती है उतनी स्पीड से पीछे धक्का भी लगता है। यानी कि क्रिया आगे हो रही है और प्रतिक्रिया कहां होती है? पीछे होती है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया वाले नियम पर आधारित है और वो क्रिया प्रतिक्रिया वाला तीसरा नियम है। दूसरा तो होता है बल या संवेग का नियम भी कहते हैं हम इसको। और पहला है जड़त्व, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। जड़त्व क्या होता है? किसी पदार्थ का विरोध करने का गुण, उसके परिवर्तन में विरोध का गुण जो होता है उसी को हम इनर्शिया या जड़त्व कहते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? आपको ऑप्शन देखो सारे के सारे केल्विन 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 में दे रखे हैं। ताप एवं उष्मा अपन पढ़ते हैं ना, उष्मा एवं ताप, हीट एंड टेम्परेचर वाले चैप्टर में, तो वहां एक रिलेशन आता है। सेंटीग्रेड और केल्विन में देखो रिलेशन ये होता है C/5। देखो C का तो C/5 और K का होता है K-273/5। तो यहां पर इससे ये काट दो, C का वैल्यू रख दो 100, K-273, इसको आप इधर लेके आ जाओ, 100 + 273 बराबर K, तो यहां K बराबर आ जाएगा 373, 373, यानी कि डी वाला ऑप्शन राइट होगा जी, 373। देखो अगर आपको रिलेशन आता है ना कि सेंटीग्रेड और केल्विन के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो आप आराम से बता सकते हो। चलें आगे, चलो। निम्न में से अदिश राशि नहीं है। दोस्तों अदिश का मतलब होता है स्केलर, मतलब जिसके अंदर दिशा नहीं है वो अदिश होती है। तो अपन को यही तो बताना है, अदिश राशि नहीं है। तो देखो ये अदिश है, दाब अदिश है, ऊर्जा अदिश है, पृष्ठ तनाव अदिश है, चुंबकत्व नहीं है। चुंबकत्व किस में आएगा? सदिश में आएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, ये सदिश में आएगा, वेक्टर के अंदर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है जी। ओके शाबाश, एक बार सेशन को लाइक ठोको। देखें सर मैंने बुक्स ऑर्डर कर दी है, बढ़िया है भाई, लेकिन बुक आने के बाद ना उसको ज्यादा नहीं टाइम, 10 से 15 दिन में उसको बस कंप्लीट करना है। 25 मॉडल पेपर होंगे, अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वैसे सर ने आपको पहले ही बता दिया है, मैं और बता दूंगा आपको। उत्पादक गैस किसका मिश्रण है? CO + H2, CO + N2,
CO प्लस H2 प्लस CH4, CO प्लस H2O। दोस्तों देखो ये ऐसी तो कोई गैस नहीं है, ये वाली होती है कोल गैस। इन सब का ईंधन के रूप में यूज होता है और ये उत्पादक होती है गैस, इसको प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं हम, प्रोड्यूसर या वायु गैस भी कहा जाता है इसको। और ये कौन सी है? ये वाटर या जल गैस है, वाटर या जल गैस होती है। चलिए जी, कौन सी धातु अम्लगम बनाती है? चांदी, पारा, सोना, सीसा। देखो धातु अधातु वाला केमिस्ट्री में जो आपके चैप्टर है ना, वहां से डेफिनेटली देखो कम से कम 2 सवाल तो आराम से निकलेंगे। अम्लगम एक मिश्र धातु है दोस्तों, और ये बनती है जब पारा के साथ में कोई अन्य धातु हो, केवल एक Fe को छोड़कर, आयरन को छोड़कर, क्योंकि पारा लोहे के साथ अम्लगम नहीं बनाता, इसीलिए तो पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है। तो यहां पर पारा वो मेन धातु होगी जो अम्लगम बनाती है। अगर आपको ये पूछता कि पारा किस धातु के साथ अम्लगम नहीं बनाती है, तब आपका उत्तर हो जाता आयरन या लोहा हो जाता। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? देखो एक फॉर्मूला तो अपन को याद करना ही है और बनता भी एक क्वेश्चन, क्योंकि हम धातु अधातु पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में है दोनों चैप्टर, तो वहां से डेफिनेटली सूत्र तो पूछना एक सवाल बनता है। दोस्तों जिप्सम कौन सा है? Ca, ये ऐसा तो कुछ नहीं है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये तो होता है वाशिंग सोडा। या धावन सोडा होता है, वाशिंग सोडा या धावन सोडा होता है, कपड़े धोने का सोडा। और ये होता है दोस्तों पीओपी का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये होता है जिप्सम का, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोला जाता है। तो जिप्सम का सूत्र क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। पीओपी का देख लो अर्धहाइड्रेट, आधा अणु आता है भाई। जिप्सम को ही जब अपन गर्म करते तो वो पीओपी में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है एल्केन श्रेणी का सूत्र बताइए। भाई 3 श्रेणियां हमारे पास, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये हमें कह रहा है एल्केन श्रेणी का सूत्र, तो दोस्तों CnH2n ये एल्कीन का होता है, डबल होता है उसमें एल्कीन, -2 वाला एल्काइन होगा और +2 वाला एल्केन होगा। तो आप ये मान के चलो कि 3 श्रेणियां हैं, तीनों के आपको फॉर्मूले आने चाहिए। तो CnH2n+2 ये एल्केन का सूत्र होता है दोस्तों। किसका? एल्केन का होता है। यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 10 है, न्यूट्रॉन की संख्या 20 है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी? ये दोस्तों सवाल आ रहा है आपके परमाणु संरचना वाले टॉपिक से, और हमने बकायदा इस पे क्वेश्चन करके प्रैक्टिस भी किया है। आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन दे रखा है 10, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है 20, आपको द्रव्यमान संख्या A निकालना। अब आपको अगर ये पता है कि A बराबर होता है P + N, तो सूत्र लगाते ही उत्तर आएगा 10 + 20 = 30 हो जाएगा। तो यहां पर द्रव्यमान संख्या कितनी आएगी? 30 आ जाएगी जी। आपको चाहे द्रव्यमान संख्या देकर न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो A में से Z माइनस करते, परमाणु क्रमांक और नंबर ऑफ प्रोटॉन ध्यान रखना सेम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु संरचना का पलम पुडिंग प्रतिरूप किसने दिया था? निल्स बोर, थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन। देखो इसको तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। पलम पुडिंग दोस्तों जापान की एक फेमस मिठाई का नाम है। जिस प्रकार से हमारा तरबूज होता है ना, भारतीय अनुसार तरबूज
जैसे उसमें लाल भाग ज्यादा होता है और उसमें काले बीज होते हैं, तो जो ज्यादा वाला भाग है ना उसको धनावेशित माना गया, मतलब लाल वाले भाग को धनावेशित माना और काले बीज को क्या माना, ऋणावेशित। तो इन्होंने कहा कि भाई परमाणु जो होता है वो धनावेशित एक गोलाकार आकृति का होता है, जो धनावेशित होता है, अधिकांश भाग उसका धनावेशित होता है। ये बात दोस्तों किसने बताई, थॉमसन ने। तो प्लम पुडिंग मॉडल ये इन्होंने दिया था। इन्होंने परमाणु स्थायित्व के बारे में बताया था, परमाणु स्टेबल हैं ये बात बताई थी इन्होंने। रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में बताया था, ये आपको पता होना चाहिए। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, इसकी डिस्कवरी करने वाले वैज्ञानिक थे ये। चलिए, पदार्थ का द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है, संघनन, द्रवण, ऊर्ध्वपातन, आसवन। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन अपना 13 सवाल आपके साइंस के आते हैं। अभी तो क्या है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अभी हम आपको थोड़ा सा वक्त लेके आराम से बता रहे हैं, फिर आपको 30 मिनट वाली प्रैक्टिस भी हम इसी YouTube पर करवा देंगे। पूरा 30 मिनट के अंदर अंदर कैसे पेपर किया जाता है वो भी हम इसके अंदर करेंगे। तो द्रव से गैस में जाना मतलब पानी अगर भाप में जा रहा है तो सीधा सा उसको आसवन कहेंगे हम। ऊर्ध्वपातन तो होता है अगर कोई ठोस से सीधा किस में जा रहा है, गैस में, और अगर ठोस जो है वो द्रव में जा रहा है तो उसको हम द्रवण। संघनन होता है जब गैस से वापस द्रव में आ रहा है तो उसको संघनन कहा जाता है। तो ये दोस्तों थे अपने क्वेश्चंस, टोटल 13 सवाल। अब बताओ साइंस के इन 13 सवालों में आपने क्या स्कोर किया है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि ये वो बुक्स है, 25 मॉडल पेपर की ये शानदार बुक्स, जो बिल्कुल दोस्तों नेवी एमआर के लिए एक तैयार की गई जबरदस्त बुक है ये। और इस बुक्स के अंदर 25 प्रैक्टिस सेट और वो भी हल सहित, और एकदम यूं कह सकते हैं आपके नए पैटर्न पे आधारित है। ये देखो इस तरीके से इनबॉक्स मिलेगी आपको, टोटल 1 से लेकर 25 मॉडल पेपर है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अलग से हमने वन लाइनर और डाले हैं इसके अंदर। इनमें 20 मॉडल पेपर ऐसे हैं जिनकी थ्योरी है, मतलब हल सहित, थ्योरी सहित है, और 5 में हमने आपको प्रैक्टिस के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव दिया है। इसके अंदर का मैं थोड़ा मसाला दिखा देता हूं। ये देखो इस प्रकार से है, जैसे ये क्वेश्चन है उसका उत्तर है नीचे और उसका फिर नीचे सारांश दिया हुआ है। देखो हर चीज देख लो आप। भी आपके जीके का पोर्शन है, अभी 25 सवाल जीके का आता है देखो। और उसके बाद में देखो ये आपके साइंस के सवाल देखो। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैरा, जब बर्फ पिघलते तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों उतना ही रहेगा। फिर इसके अनुसार नीचे देखो थ्योरी दे रखा है, हर चीज का एक्सप्लेन बहुत तगड़े तरीके से दे रखा है। इससे एक तरीके से आप इसके साथ पेपर के साथ थ्योरी भी आप मजबूत कर सकते हो। ये देख लीजिए, ये मैथ में देख लीजिए आप, पूरा सॉल्यूशन अच्छे से बता रखा है, पूरा सॉल्यूशन। और वो आपके पैटर्न पे है, जैसे पहला जीके का, दूसरा साइंस का, फिर मैथ का, ऐसे मिक्सिंग भी दिया हुआ है ताकि आप आराम से कर सको जी। तो फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन दोनों के ऊपर अवेलेबल है। आर्मी स्टडी बुक सर्च करोगे आपको ये दिखाई देगा, नेवी एमआर 25 प्रैक्टिस सेट। दोस्तों फटाफट से ऑर्डर करने के बाद जब बुक पहुंचती है तो उसको वापस, ऐसा नहीं है कि ऐसे रख दो, उसको पढ़ना है, खोल के पढ़ोगे तब आप आंकलन कर पाओगे। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट अगले पेपर में हम, और तब तक पेपर के साथ बने रहिए, पूरा लगाओ ईमानदारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो, नमस्कार, जय हिंद। क्या हालचाल आप सभी के, कैसे हैं मेरी फौज। उम्मीद है आप बड़े बेहतरीन, स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त हैं। यस, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पे। मैं BS सर स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार बेहतरीन हमारा पेपर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई, आने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39। आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। पहले सबसे पहले तो आपका काम ये होना चाहिए, 5,000 रुपए की धनराशि का 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज। मेरे भाई इतना बेहतरीन प्रश्न, और अगर तुमसे ये नहीं हो तो सोचना पड़ेगा, है ना। यस, लव यू मेरे भाई, सभी जानते हैं सर। आराम से पढ़िए इस क्वेश्चन को।
साधारण ब्याज मेरे भाई मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, है ना, यही तो होता है साधारण ब्याज। कि नहीं पता तुमको? तुमको मालूम है ना कि नहीं मालूम है सर? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, यानी यहां से 5000 गुणा 20 गुणा 3/100। बोलो यस सर, बोलो यस सर। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, ये लीजिए 1000 गुणा 3, कितना रहेगा मेरे भाई? 3000। कितना रहेगा? 3000। यस सर, वेरी गुड। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40। मेडिकल असिस्टेंट एसएसआर के लिए नहीं है, ये एमआर के लिए है मेरे भाई, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 486 वर्ग सेंटीमीटर है। हमें कहा गया घन की भुजा। मेरे भाई घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता रहा हूं, जब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे भाई, मेरे प्यारे लाडले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना, वो आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है? 6a²। यहां पे 6a² का वैल्यू किसके बराबर है? 486 के। तो दोस्तों यहां से a² बराबर 486 के नीचे क्या आएगा? 6 आएगा, यानी ये कितना आया मेरे भाई? 81। तो a² बराबर 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, ये 2 से 2 कट गया, a बराबर कितना आया? 9। यानी भुजा का मान क्या आएगा? 9 आएगा सर। कर लेंगे ना सर? कर लेंगे। हाँ भाई, नाम में क्या रखा है? काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, नाम करो ऐसा कि तुम्हारा नाम लेते ही पूरे परिवार का काम बन जाए। आ जाओ, है ना। वैसे मुझे BS सर के नाम से जाना जाता है, पूरा नाम मेरा भंवर सिंह राठौड़ है, ठीक है। आ जाओ। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 8, 12 और 9 है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, दोस्तों हिंट दे रहा हूं, जब तक आप क्वेश्चन को रगड़ डालना। घनाभ का विकर्ण, आप लोगों को फॉर्मूला याद है? सर नहीं याद है। याद है? सर नहीं याद है। क्या होता है? अंडर रूट। क्या होता है बताइए मेरे भाई? घनाभ का विकर्ण मेरे भाई, मेरे प्यारे लाडले, घनाभ का विकर्ण लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। और घनाभ, ध्यान रखना, एक कमरा भी होता है, कमरा या माचिस होता है। ध्यान रखना, घनाभ एक कमरा या माचिस होता है। तो कई बार आप पढ़ते हैं ना कि सर अधिकतम बांस की लंबाई, तो ये फॉर्मूला यही है कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका विकर्ण रहा। तो यहां पे दोस्तों 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। मेरे भाई यहां से 144 प्लस 81 प्लस 64। बोलो यस सर। यानी ये रहा हमारे पास 289, जो कि किसका रहेगा? 17 का। 17 मीटर मेरे भाई इसका आंसर रहेगा। यस, चलिए आगे बढ़े क्या? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। इट इज ट्रेमेंडियस क्वेश्चन। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि सर a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है सर। अगर आप ये फॉर्मूला याद करोगे तो सर सवाल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा सर। फॉर्मूला याद है क्या? कमेंट करो यस सर। ऋतुराज भाई आपका स्वागत है। ऋतुराज लव यू मेरे भाई। यस, a² माइनस b² मेरे प्यारे बेटा, नीचे क्या रहेगा? a प्लस b है। ये हमसे पूछा है सर। दोस्तों जिसको फॉर्मूला याद वो इस क्वेश्चन का बादशाह, जिसको फॉर्मूला याद नहीं वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा सर। फॉर्मूला क्या है दोस्तों? ऊपर वाले चीज का ये a प्लस बी और माइनस a माइनस बी है, गुणा a माइनस बी। नीचे क्या रहा दोस्तों? a प्लस बी रहा। मेरे प्यारे भाई यहां से a प्लस बी से a प्लस बी गया, हमारे पास क्या रहा? a माइनस बी रहा। ए राइट रहेगा आंसर। कर लोगे? यस सर, कर लेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 43। आज भैया क्षेत्रफल पे पूरा ध्यान दिया मैंने। समबाहु त्रिभुज का भुजा दे रखी है, हमसे उसका क्षेत्रफल पूछा है। समबाहु त्रिभुज जानते हो मेरे लल्ला, जिसकी सभी भुजाएं क्या होते हैं? समान। यस, सभी कोण कैसे होते हैं? 60 डिग्री। सारे कोण कैसे होते हैं मेरे प्यारे भाई? 60 डिग्री। यहां पे अगर आप क्षेत्रफल की बात करें, एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करें इसके दोस्तों,
तो वो आपके पास, ये सब चीजें मैं आपको हिंट दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं दोस्तों? हिंट दे रहा हूं आपको। तो वो आपके पास √3/4 गुणा ए स्क्वायर रहता है। बोलोगे यस सर। यानी मेरे भाई √3/4 गुणा ए कितना है आपके पास? 8 स्क्वायर, यानी मेरे भाई √3/4 गुणा 64। सर 4 का भाग 64 में दोगे 16 बार जाएगा। 16√3 क्या रहा दोस्तों? 16√3 कर लेंगे ना सर? अबे बी कहा है हुआ रे? बी कहा है हुआ तुम्हारा आंसर? उषा बेटा बी कैसे हुआ तुम्हारा आंसर? सी कैसे हुआ मुझे ये बताओ। इसका आंसर 16 होगा। तुम्हें बेसिक कैलकुलेशन नहीं आ रही मेरे भाई, मेरे प्यारे शेर। √3/4 गुणा 8 करोगे तो कितना रहेगा दोस्तों? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16√3 रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। लीनियर पेयर एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है। लीनियर पेयर एंगल मतलब रेखिक कोण युग्म। लीनियर एंगल पेयर का मतलब है रेखिक कोण युग्म। क्या मेरे शेर? रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म कहता है कि इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री रहेगा। तीनों कोणों का योग क्या रहेगा? 180 डिग्री। यानी मेरे भाई यहां से 5x + 4x + 3x बराबर 180। तो 5 4 9 3 12x बराबर 180। सर x बराबर 180 में 12 का भाग देंगे, कितना रहेगा दोस्तों? 15 डिग्री। अब आप में से अधिकांश बच्चे है ना मेरे भाई, जैसे ये जीके स्टडी ऑनलाइन है, इन्होंने चिपकाया है ए। मेरे प्यारे बच्चे, आपको जानकर बड़ा दुख होगा, जानकर एक एहसास होने वाली बात है कि आपने ये क्वेश्चन गलत किया है सर। आपने ये क्वेश्चन गलत किया है सर, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं था सर। हमसे ये पूछा गया था लाला 3x का मान। हमसे ये पूछा गया था 3x का मान। भाई जिसने ए चिपकाया उनके साथ बुरा हुआ, मैं मानता हूं सर, लेकिन तुम्हें भैया 3x पूछा है, 3x पूछा है। 3 गुणा 45 15 कितना हुआ? 45 डिग्री। ठीक है जी, यस सर। आ जाइए दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। इट इज ट्रेमेंडियस क्वेश्चन। द्विघात समीकरण का वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है कि आपके पास उसके जो शून्यक हैं वो दे रखा है, मूल दे रखे हैं। मूल बोले तो अल्फा और बीटा का मान दे रखा है, और वह बहुपद यानी आपको इक्वेशन बतानी है सर। मेरे प्यारे शेरों ध्यान रखिएगा, द्विघात समीकरण बताना है अगर आपको, हिंट दे रहा हूं दोस्तों, द्विघात समीकरण बताना है और आपके पास अल्फा और बीटा गिवन है। अगर आपके पास अल्फा और बीटा गिवन है, द्विघात समीकरण बताना है, तो दोस्त x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा गुणा बीटा, ये रहता है सर। यानी मेरे भाई यहां से x² को आपने नहीं छेड़ा, माइनस को नहीं छेड़ा, अल्फा + बीटा यानी -7 - 5। प्लस का तो लफड़ा ही खत्म हो गया भाई, क्योंकि ये प्लस आएगा तो ये माइनस से प्लस गुणा होगा तो माइनस ही रहेगा, है ना? बोलो यस सर। ये आगे x रहा, फिर प्लस रहा, अल्फा × बीटा -7 का गुणा -5 से किया। मेरे प्यारे वीर जवानों, यहां पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का गुणा माइनस से करने पर प्लस होता है। 7 × 5 = 35 रहा। ये आपके पास -7 - का 5, ये माइनस का 12 होगा, परंतु जब ये माइनस वाले बाहर से गुणा होगा ना माइनस से, तो ये भी प्लस बन जाएगा। और ये क्या रहा? x²। ठीक है। अच्छा एक तरीका बताऊं आपको और, कि जब आपके पास, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरे कुछ ब्लैक मैजिक्स हैं, है ना, जो मैं एडवांस मैथ में बताता रहता हूं। ब्लैक मैजिक, यदि शून्यक नेगेटिव में है तो द्विघात समीकरण पॉजिटिव होगी। ये तय है, गारंटी है दोस्तों। अगर आपके दोनों शून्यक नेगेटिव में हैं तो आपकी द्विघात समीकरण पॉजिटिव में होगी। यानी मेरे भाई यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, खत्म खत्म खत्म, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है भाई,
अगर आपका, मेरे भाई मेरे प्यारे वीर जवानों, योर रूट इन अ नेगेटिव मोड, आपके द्विघात समीकरण किस में होंगे? पॉजिटिव होंगे। बोलो यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 360 का 36% कितना है लाला? भाई 360 का मतलब 360 में से कितना लिया गया? 36 लिया गया। लव यू मेरे भाई, है ना? हाँ, तो अब आप यहां पे क्या करेंगे? गुणा 100 करेंगे बस। दोस्तों 36 से कम 36, 36 दाए 360, 0 0 कट गया, कितना रहा? 10%। बोलो यस सर, रगड़ डालेंगे, रप्पा रप्पा कर देंगे सर। आ जाओ। ये इसे कहते हैं रेखिक समीकरण पर आधारित सवाल। मैंने आपसे कहा था मैं धीरे धीरे लेवल को थोड़ा बढ़ाता रहूंगा, तो वो उसमें ये चीजें हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, तुमने एकदम सही लिखा था, है ना? ठीक है। और वहां पे -7 और -5 जो है माइनस का 12 होता है, और बेटा आगे माइनस था तो ये +12 ही होगा। ठीक है, आपका फॉर्मूला भी सही था, है ना? 10y बराबर क्या रहा? 20, क्योंकि ये 10y 20 के बराबर है। और गुरुदेव 3y - 7x ये भी 20 के बराबर है सर। अब हमें चाहिए क्या? x का मान। तो बेटा y कितना है? सबसे पहले तो ये देखो, 20 में 10 का भाग दो, कितना रहा सर? 2। y कितना है सर आपके पास? 2 है सर। तो 3 गुणा 2 -7x बराबर 20। मेरे भाई माइनस का 7x इधर जाएगा तो प्लस का होगा, और 6 में से 20 घटाया माइनस का 14, x बराबर -14/7 कितना रहा? -2। द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? x का मान क्या रहा आपके पास? C फॉर कैट। D नहीं होगा सर, C होगा सर। हाँ, आ जाओ भैया। नेक्स्ट और ट्रिमेंडियस क्वेश्चन। बिंदु 4, -1 सर, 4, -1, बिंदु 4, -1 किस चतुर्थांश में है मेरे भाई? आप सभी को पता होना चाहिए, ये x अक्ष होता है सर, ये y अक्ष होता है सर, ये y डैश होता है, ये x डैश होता है। ये वाला नेगेटिव पोर्शन है सर, ये आपके पास पॉजिटिव होता है, ये आपके पास पॉजिटिव होता है, और ये नेगेटिव होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस कोऑर्डिनेट में दोनों प्लस में आते हैं सर। यहां पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें मेरे भाई आपके पास x नेगेटिव y भी नेगेटिव, और यहां पे x पॉजिटिव y नेगेटिव रहता है। अब यहां पे x आपके पास पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये कौन सा चतुर्थांश है? चतुर्थ चतुर्थांश है। कौन सा है? चतुर्थ चतुर्थांश है। ये कौन सा चतुर्थांश है सर? चतुर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट है सर। ये हमारा पहला चतुर्थांश, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा। बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है? ये चौथा चतुर्थांश है सर। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। चलिए अगला देखिएगा। साइन थीटा बराबर √5/3, कॉस थीटा बराबर 1/3। मुझे चाहिए tan थीटा। दोस्तों tan हमारे पास साइन थीटा बटा क्या होता है? कॉस थीटा। यानी मेरे भाई √5/3 बटे में 1/3 है। यानी मेरे लाल यहां से 3 से 3 गया, तो tan थीटा क्या रहा? है ना, √5। बताओ, हो गया ना खड़ा इस क्वेश्चन का? सही जवाब है ए। यस सर। अगला सवाल, 2/8 प्लस 3/8 -5/8। मेरे भाई एक बहुत अच्छा होमवर्क भी आज दूंगा। 2/8 प्लस 3/8 -5/8। ठीक है, तो इसके लिए आपने एलसीएम लिया 8, है ना? एलसीएम लिया कितना रहा मेरे भाई? 8 रहा, है ना? 2 + 3 और माइनस क्या करा? 5। ये आपके पास 5 - 5 बटा क्या रहा? 8। सर 0 में 8 का भाग दोगे क्या रहेगा लाला? 0, है ना? यस सर। चलिए कर लोगे ना? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मेरी तरफ से होमवर्क है आपके लिए, आज की क्लास का फ्री हिट है सर।
आराम से इस क्वेश्चन को देखिएगा, मुझे बताना है कल, ये कल आपको सॉल्व करवाया जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे बताना आपके 12 में से कितने सवाल सही हो रहे हैं। थैंक यू। राधे राधे, बाय बाय।